गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संगीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डूंगर कॉलेज बीकानेर, आज आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आपने बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिटेल में पढ़ा है, इस थ्योरी के अनुसार जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो एटम के हाफ फिल्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप के द्वारा बनता है। इस थ्योरी में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कोई कंसीडरेशन नहीं लिया गया है, फिर भी हम इस थ्योरी के द्वारा कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री आदि के बारे में कुछ जानकारी हमें इसके द्वारा मिलती है। इस चैप्टर में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन के बारे में पहले पढ़ेंगे। जो हम जैसा कि जानते हैं कि जो ज़्यादातर मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बता पाई कि मेटल कॉम्प्लेक्स में कलर किस कारण आता है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है ग्राउंड स्टेट से, और फिर वो कुछ रेडिएशन इमिट करके पुनः ग्राउंड स्टेट में आता है, यदि इमिटेड रेडिएशन विजिबल रेंज में होती हैं तो उसके आधार पर उस कॉम्प्लेक्स में कलर आता है, पर इसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाई। दूसरा लिमिटेशन इसमें यह है कि जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनमें कई बार इनर ऑर्बिटल और कई बार आउटर ऑर्बिटल का उपयोग होता है। ये क्यों होता है, इसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें नहीं बता पाई। इसका पूर्वानुमान हम नहीं लगा सकते हैं कि कब मेटल आउटर ऑर्बिटल को यूज़ करेगा, कब हम इनर ऑर्बिटल का यूज़ करेगा, इसे हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तीसरा लिमिटेशन इसका ये है कि ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसकी मात्रात्मक व्याख्या नहीं कर पाता है कि जो कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होगा, इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। चौथा लिमिटेशन इसका ये है कि हम कुछ कॉम्प्लेक्स से उनकी ज्योमेट्री इसके आधार पर नहीं बता पाते हैं। उदाहरण के तौर पर जो कॉपर का जो एक्वा कॉम्प्लेक्स बनता है वो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री का होता है। तो ये क्यों होता है नहीं बता पाए, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में 4 जो एक्वा मॉलिक्यूल हैं उसका कॉपर से डिस्टेंस समान होता है, जबकि बचे हुए 2 का समान होता है। तो ये इसमें 2 प्रकार के बॉन्ड क्यों बनते हैं, इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाई। जो अगला लिमिटेशन ये है कि अगर हम कोबाल्ट और कॉपर के कॉम्प्लेक्स को देखते हैं तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में होता है। तो इसके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि इन दोनों की प्रॉपर्टी भी समान होगी। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि कोबाल्ट के एटॉमिक नंबर 27 होता है, जिसमें 3d ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में होते हैं। जब कोबाल्ट +2 आयन बनाता है उस स्थिति में 4s इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं और हमारे को कोबाल्ट का आयन
+2 आयन स्टेट मिलती है। जब अमोनियम आयन इस पे लिगेंड इसको अप्रोच करता है कोबाल्ट को, तो उस केस में जो डी ऑर्बिटल है उसमें ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं और बचा हुआ डी ऑर्बिटल जंप करके 4d ऑर्बिटल में चला जाता है, जिसके कारण हमें 2 d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल एम्प्टी प्राप्त होते हैं। और ये d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाता है और इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनता है। जब हम कॉपर कॉम्प्लेक्स को देखते हैं तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। उसके 3d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन और 4s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब कॉपर +2 आयन बनाता है उस केस में 1 इलेक्ट्रॉन d से और 1 इलेक्ट्रॉन s से बाहर निकलता है। जब साइनाइड आयन लिगेंड इसको अप्रोच करता है उस केस में ये d ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके 4p ऑर्बिटल में चला जाता है और हमें 1 d, 1 s और 2 p एम्प्टी ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं और ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में के द्वारा 4 हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। ये साइनाइड लिगेंड के द्वारा बॉन्ड लोन पेयर डोनेट करने के कारण ये 4 बॉन्ड बनते हैं और दोनों ही केस में 4p और 4d में हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है। यदि हम इसको देखें तो ये दोनों ही अच्छे अपचायक के रूप में अपचायक होने चाहिए और इनकी जो रिडक्शन क्षमता है वो समान होनी चाहिए, पर इसकी समान नहीं होती है और ये क्यों नहीं होती है इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करता है तो उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। जो ऊपर हमने जो कॉपर के और कोबाल्ट का जो एग्जाम्पल देखा है, दोनों ही केस में 3d से 4d में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। इतनी एनर्जी इस कॉम्प्लेक्स को कहाँ से मिली, इसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। जो एनर्जी इसके लिए चाहिए उसका क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन भी हम नहीं कर सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हमें कितनी एनर्जी चाहिए, इसकी हम गणना नहीं कर पाते हैं वैलेंस थ्योरी के द्वारा। जब निकल कॉम्प्लेक्स बनाता है तो अगर अमोनिया लिगेंड होता है तो उस केस में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है और साइनाइड लिगेंड की उपस्थिति में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। इसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं समझा पाते हैं कि अगर अमोनिया लिगेंड है तो क्यों टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और अगर साइनाइड है तो वहाँ पर आपके निकल का एटॉमिक नंबर 28 है। इसके 3d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन और 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जब निकल +2 आयन बनता है तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। निकल आयन के टूवर्ड्स जब अमोनिया आयन जब अमोनिया लिगेंड निकल के
टूवर्ड्स आता है तो जो 4s इलेक्ट्रॉन और 4p इलेक्ट्रॉन जो एम्प्टी ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और अमोनिया अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है। इसी निकल 2+ आयन के टूवर्ड्स जब साइनाइड आयन आते हैं तो ये जो d ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो पेयर्ड हो जाते हैं और एक d ऑर्बिटल हमें एम्प्टी मिलता है। एक d ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल मिलके dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और उसके स्थिति में इसके निकल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होता है। तो निकल अमोनिया के साथ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और साइनाइड के साथ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री क्यों बनाता है, इसका एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं दिया गया। विद्युत उदासीनता का सिद्धांत ये कहता है कि जब लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं और अपना लोन पेयर इसको देते हैं तो मेटल पर जो फॉर्मल नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ जाता है। मेटल की टेंडेंसी पॉजिटिव चार्ज होल्ड करने की है, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इन सारे एटम की टेंडेंसी नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की है। मेटल पर फॉर्मल नेगेटिव चार्ज आ जाने के कारण मेटल कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी या स्थायित्व घटने लगता है। तो जब इसका स्थायित्व घटने लगता है तो ये स्टेबल मेटल कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं था। पॉलिंग ने कुछ सेमी क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन के द्वारा स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके अनुसार इस एग्जाम्पल के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा। एल्यूमिनियम के केस में अगर इस कॉम्प्लेक्स को हम देखें तो एल्यूमिनियम पर -0.12 चार्ज है। ये चार्ज लगभग जीरो के बराबर है। ऑक्सीजन पर -0.36 चार्ज है। हाइड्रोजन पर +3.48 चार्ज है। इसमें आपके जो एल्यूमिनियम पर पॉजिटिव नहीं है पर फिर भी ये लगभग जीरो के बराबर है। ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज को आसानी से होल्ड कर सकता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होल्ड कर सकता है और टोटल चार्ज इसका 3+ है। तो क्योंकि ये लगभग जीरो के बराबर है तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। अगर हम इसका अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स देखें तो एल्यूमिनियम पर चार्ज -1.08 है, ऑक्सीजन पर +1.20 है, हाइड्रोजन पर +2.88 है। यहाँ पर आपके एल्यूमिनियम पर -1 चार्ज है, ऑक्सीजन जो पॉजिटिव चार्ज होल्ड करने की टेंडेंसी नहीं रखता है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, मेटल पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है। सबसे लास्ट में जो मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड हैं उनकी स्टेबिलिटी को बैक बॉन्डिंग के द्वारा समझाया गया है। नॉर्मली जब कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, पर बैक बॉन्डिंग में
मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र होता है। तो जब आपके इस मेटल पर फॉर्मल नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए मेटल के डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके क्रोमियम और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। तो जब यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो उस केस में ये यहाँ पर आपके बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो ये लगभग रेजोनेंस के द्वारा हम इसको पूर्ण रूप से नहीं समझा पाए कि ये बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग कैसे और किस एक्सटेंट तक होती है। ये भी एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन है। तो आज के लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशन को डिटेल में देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या इम्प्रूवमेंट करके सुधारा गया, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे।